प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग 11th करके 12th में आ चुके हैं। परिस्थिति या कुछ भी हो, लेकिन जो उनसे संघर्ष करता है वही हमेशा आगे बढ़ता है। खैर, आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स में आपका एक सब्जेक्ट होता है बीएस, यानी बिजनेस स्टडीज़, व्यवसाय अध्ययन हम कह सकते हैं। आपके इस 12th क्लास के व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट में 14 चैप्टर है। इन 14 चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रबंध। प्रबंध का परिचय, प्रकृति, महत्व, क्षेत्र, ये चार चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 4 पॉइंट रहेंगे, उनके अंदर हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखेंगे। प्रबंध, इंग्लिश में हम कहते हैं मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट? हमने अपने लाइफ में बहुत बार मैनेजमेंट शब्द सुना है, इसका प्रयोग भी किया है। आप कई बार कोई फंक्शन में जाते हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था पूरी नहीं होती है। आप लोग देखते भी होंगे कि कभी आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन चम्मच आपको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। या कभी आप देखते होंगे कि रोटी या पूड़ी की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वो फटाफट नहीं आ रही होती है। और भी ऐसी कुछ चीज़ें आपको मिल सकती है। कई बार प्लेटें भी धुल के जल्दी नहीं आ पाती है या पूरी प्रॉपर व्यवस्था में नहीं होती है, तो आप एक ही शब्द यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था। विद्यार्थी जीवन में भी आप लोग एग्ज़ाम के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं। ये टाइम टेबल भी अपने आप में क्या है? प्रबंध, समय का प्रबंध। अगर आपको अगले 2 घंटे के अंदर 2 चैप्टर करने हैं, तो आप अपने प्लानिंग को ऐसी बना देते हैं कि वो 2 घंटे में वो पूरा चैप्टर हो जाए। ये आपने क्या किया था? प्रबंध। कल मान लीजिए आपके स्कूल में किसी सब्जेक्ट का टेस्ट है, जिसके आपको आज पढ़ाई करनी है, आज दोपहर को आपकी फ्रेंड आने वाली है, तो आप प्रबंध करते हैं कि हम उसे भी पूरा टाइम दे सकें और से समय में हम हमारी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकें। प्रबंध सभी जगह होता है। युद्ध हो रहा हो तो सैनिकों का प्रबंध होता है। राणा सांगा ने बाबर से जब युद्ध किया, हाथियों को आगे रखा, बाबर के तोप खाने से हाथी भड़क गए, हाथियों में भगदड़ मच गई, वे पीछे अपनी ही सेना को मारने लग गए। वे पीछे की तरफ चले तो उनके खुद के सैनिक उनके पाँव के नीचे आके मरने लगे। हम कह सकते हैं राणा सांगा ने यहाँ पे सैनिकों का प्रबंध सही नहीं किया, युद्ध का प्रबंध सही नहीं किया। शत्रु सेना की योजनाओं को देख करके युद्ध की प्लानिंग की जाती है। ये सब क्या है? युद्ध का प्रबंध। आप सब अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, एक विद्यालय में एक समय पर 2 अध्यापक आपकी क्लास में पीरियड लेने नहीं आते। सारे कालांश का एक निश्चित समय होता है, वो सारे कालांश उस निश्चित समय पे पूरे होते हैं। एक अध्यापक का एक ही समय पे 2 क्लास में पीरियड नहीं आता। ये सब क्या है? ये सभी मैनेजमेंट है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर उपलब्ध सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग होता है और लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम है प्रबंध, परिचय, महत्व, प्रकृति और क्षेत्र। आपकी पुस्तक में ये टॉपिक पेज नंबर 1 से चालू है, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, मैं केवल उसी से पढ़ा रहा हूँ। उसमें कोशिश मैंने ये की है कि पूरे के पूरे कोर्स को इसमें पूरा सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध। क्या प्राचीन भारत में प्रबंध था? अगर आपको कोई ये क्वेश्चन पूछे क्या प्राचीन भारत में प्रबंध था, तो एक प्रश्न उठेगा आपके दिमाग में कि ये हम कैसे कह सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये वही कह सकता है जिसने प्राचीन भारत की किसी सभ्यता का अध्ययन किया है। तो प्राचीन भारत में प्रबंध था, इसका उत्तर तथ्यात्मक है। इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। तथ्यात्मक तरीके से हम बात कर सकते हैं। हम भारत के अंदर प्राचीन सभ्यताओं को अगर देखें, उनका अध्ययन करें, तो ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी बहुत अच्छा प्रबंध था।
हम देख सकते हैं कि 8,000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कपड़े बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो भी एक सभ्यता थी, भारत की प्राचीन सभ्यता। उसकी इमारतों में अगर देखें तो अन्नागार है। अन्नागार यानी अन्न रखने के स्थान बड़े बड़े। कालीबंगा भी एक सभ्यता थी। अगर उसमें देखते हैं तो पता चलता है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था। नक्काशीदार यानी बहुत सुंदर, जिस पर कुछ न कुछ खोद करके उकेरा गया हो, नक्काशी की गई, ऐसी ईंटों का प्रयोग किया गया था। प्राचीनतम बंदरगाह के प्रमाण भी लोथल में प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय विकास भी श्रेष्ठ था। इस सभ्यता के काल में आसपास देशों से व्यापार होता था, अर्थात 8,000 वर्ष पहले भी प्रबंध का प्रयोग किया गया पाया गया है। प्रबंध के बिना विशाल अन्नागार नहीं बन सकते। वस्त्रों का निर्माण अच्छे लेवल पे, अच्छे स्तर पे नहीं हो सकता। लोथल बंदरगाह, एक बंदरगाह जहाँ जहाज़ों का आना जाना लगा रहे, वहाँ भी बिना प्रबंध के बंदरगाह विकसित नहीं हो सकते। इससे सिद्ध होता है कि प्रबंध विषय उतना ही प्राचीन है जितनी कि मानव सभ्यता का विकास। भारत को मानव सभ्यता का उद्गम कहा जाता है। अगर वहाँ हमको प्रबंध के प्रमाण मिलते हैं तो मान सकते हैं कि प्रबंध बहुत प्राचीन है। आइए हम आगे बात करते हैं प्रबंध की परिभाषाओं के बारे में। आपके नोट्स में जो अगला टॉपिक है वो है प्रबंध की परिभाषा लिखिए। आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता। विशेष रूप से बड़े लेवल के जो कार्य होते हैं वो एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। चाहे आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव ही क्यों ना हो, एनुअल फंक्शन, कोई एक अध्यापक या कोई एक स्टूडेंट वो काम नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता। इसी तरह आपके आसपास होने वाला कोई भी वैवाहिक आयोजन हो तो, या कोई सामाजिक आयोजन हो, तो एक अकेला व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता। आपके घर में आपने देखा होगा कोई भी प्रकार के वैवाहिक आयोजन के समय में घर का जो मुखिया होता है वो सब तरह की प्लानिंग करता है कि कार्ड कौन लिखेगा, कार्ड देने कौन जाएगा, लोगों को इनविटेशन देने कौन जाएगा, या हलवाई कौन नियुक्त करेगा, मेन्यू क्या सेट किया जाएगा। तो घर के सभी सदस्य मिल करके ये सारी प्लानिंग करते हैं और फिर हर सदस्य को हर कार्य दिया जाता है, तब वो सारे कार्य होते हैं। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न लोगों की सहायता से जो रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं वही क्या है, प्रबंध। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिल गए तो आप कहोगे मैनेजमेंट या प्रबंध बहुत अच्छा था। रिजल्ट अच्छे नहीं मिले तो आप कहोगे मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो बहुत सिंपल है। प्रबंध की परिभाषाओं में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी है। हमारे कोर्स में भी अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड और प्रसिद्ध जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लॉरेंस एप्पले की। लॉरेंस एप्पल एक विद्वान हुए। वो ये कहते हैं कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणामों को प्राप्त करना ही प्रबंध है। मैंने अभी आपको जो वैवाहिक आयोजन का एक एग्जाम्पल दिया उसमें क्या था, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, मुखिया था वो घर का, उसने सभी को साथ लेकर के सारी प्लानिंग की और सभी के प्रयासों से हमने क्या किया, पूरे आयोजन को सफल किया। आपके विद्यालय में भी कभी फेयरवेल वगैरह होता हो तो आप देखते हो सभी विद्यालय परिवार के सदस्य, चाहे अध्यापक हो चाहे वो विद्यार्थी हो, सभी मिलकर के कार्य करते हैं और हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो लॉरेंस एप्पल ने ठीक ही कहा है कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणामों को प्राप्त करना ही प्रबंध है। नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे एक विद्यालय में डांसिंग कंपटीशन आयोजित किया जाए लेकिन कोई भी विद्यार्थी या अध्यापक उसमें हिस्सा नहीं ले तो प्रोग्राम आयोजित ही नहीं होगा। यानी प्रोग्राम आयोजित करने के लिए अनेक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी लक्ष्य प्राप्त होंगे। यानी अनेक व्यक्ति मिल के काम करेंगे तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। ये लॉरेंस एप्पल ने परिभाषा दी। ठीक है, आप लोग इस परिभाषा को पढ़ लीजिए। फिर हम चलते हैं अगली परिभाषा किस विद्वान ने दी है। विद्वान का नाम है ग्लुएक। ग्लुएक नाम के विद्वान ने परिभाषा दी है। वो ये कहते हैं कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। बहुत सरल परिभाषा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं
एक चोर के पीछे पुलिस पड़ गई। चोर भागता भागता एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब पुलिस ने बहुत कोशिश की, 2 3 4 बार कोशिश की, तब वो कहीं जाके पेड़ के ऊपर चढ़ा और फिर वो चोर को बहुत मुश्किल से पकड़ पाया। कुछ लोग ये विचार कर रहे थे कि पुलिस का मैनेजमेंट सही नहीं है, उसने एक चोर को पकड़ने में इतना समय लगा दिया। बहुत अच्छा होता वो सीढ़ी लाता, उस पर चढ़ता, फिर चोर को पकड़ लेता। तो लोगों के एक विचार में यहाँ मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने एक वर्कर को अपने यहाँ काम दिया। काम के अंतर्गत उससे कहा कि ये कमरे में एक तरफ जो सारा सामान बिखरा पड़ा है उसे ले जाके कमरे की दूसरी तरफ जो अलमारी पड़ी है उसके अंदर ढंग से जमा दो। वो व्यक्ति एक एक वस्तु को आराम से उठा के ले जाता, अलमारी में जमाता, फिर आता, फिर वस्तुओं को उठाता, आराम से अलमारी में जमाता। उसने अलमारी बहुत अच्छे से जमा दी। क्या कहा जाएगा? काम उसने अच्छा किया था, लेकिन इफेक्टिव नहीं था। इफेक्टिव क्यों नहीं था? वो एक एक चीज़ को हाथ से उठा के ले जा रहा है। बेटर होता कि वो एक साथ 10 12 चीज़ को किसी बास्केट में, किसी बढ़िया कार्टन के अंदर रखता और पूरा कार्टन एक साथ ले जाता और अलमारी में सारा सामान जमाता। ऐसे 2 3 चक्कर में उसका शायद पूरा सामान जम चुका होता। क्या कहा जाएगा कि उसने काम तो किया, भौतिक साधनों और मानव ने काम किया, लेकिन प्रभावकारी नहीं था। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी, सारे सिम्टम्स आपके देखे और एक दवाई लिख दी। आपने वो दवाई 3 दिन तक लेने का कहा गया है और आपने ली, लेकिन आपको ठीक नहीं हुआ। जब आपको ये चीज़ ठीक नहीं हुई तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास वापस जाओगे कि डॉक्टर साहब हमारे को इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, कुछ राहत नहीं मिली है। तो डॉक्टर आपको वापस सिम्टम्स पूछेगा, कुछ और पूछताछ भी कर सकता है और फिर अंत में फिर हो सकता है वो दवाइयाँ बदल दे। उसने फिर नई दवाई लिखी, अब आपने सारी दवाई समय पे ली और इस बार आपको फ़र्क पड़ गया, आप ठीक हो गए। आप क्या बोलोगे? कि डॉक्टर अच्छा था, उसने मेरा इलाज तो कर दिया, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर इफ़ेक्टिव होता तो पहले से मुझे वो दवाई ही देता जो अभी दी है। तो कुल मिला के ग्लोएक ने सही कहा है, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का उपयोग करना प्रबंध है, लेकिन प्रबंध तब है जब उसका उपयोग प्रभावकारी तरीके से किया जाए। संस्था के उद्देश्य उनको प्राप्त करना है, तो कौन प्राप्त करेगा? संस्था के अंदर एक हेड होगा, वो मानव को यानी उसके जो वर्कर्स हैं उनको, और संस्था के अंदर जो अदर जो निर्जीव साधन है उनको, उन दोनों की मदद से क्या करेगा? अपने टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन उन टारगेट को प्रभावकारी तरीके से अगर वो पूरा करता है तो कहा जाएगा वास्तव में प्रबंध तो वही है। ठीक है, मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है। उदाहरण के लिए यदि किसी बिल्डिंग में आग लग जाए और फायर ब्रिगेड बिना भौतिक संसाधनों के पहुंच जाए या कम मानव संसाधनों के साथ पहुंचे तो आग प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं बुझाई जा सकती। हो सकता है उसमें समय लगे, आग बुझ भी जाए, लेकिन उसको कहा जाएगा प्रभावकारी तरीका नहीं अपनाया गया। ठीक है, आप लोग ये परिभाषा पढ़िए। इसके बाद फिर एक और विद्वान फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसे हम कहते हैं FW टेलर, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ही है कि काम को कम से कम साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करना। ये सब क्या है? वैज्ञानिक तरीका। काम को करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन काम को करने का सबसे अच्छा तरीका तो क्या है? वैज्ञानिक तरीका। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले योजना बनाओ और फिर योजना बना करके उस योजना के अंदर तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कम से कम लागत में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करो। उनके कहने का अर्थ यह है कि कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही प्रबंध है, क्योंकि सामान्य तरीके से तो कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करे तो कहा जाएगा कि उसने वैज्ञानिक प्रबंध किया, उसने वास्तव में प्रबंध किया है। तो
वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम तरीके से कैसे किया जाए। ठीक है, ये सारा प्रबंध का कार्य होता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम व मितव्यतापूर्ण विधि से किया जाए। तो इससे क्या कहेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध या प्रबंध। ठीक है ना। तो निष्कर्ष रूप में क्या परिभाषा दी जा सकती है? निष्कर्ष रूप में प्रबंध एक कला है और विज्ञान है। कला यानी कार्य करने का श्रेष्ठतम तरीका, और विज्ञान यानी व्यवस्थित ज्ञान जो सिद्धांतों और नियमों पर आधारित हो। तो प्रबंध अच्छे तरीके से कार्य करने से भी संबंधित है और कार्य करने के कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करने से भी संबंधित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला है और विज्ञान है। इसके अंतर्गत लागतों को कम करने, न्यूनतम प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की क्रियाएं की जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप करें। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।